हेलो दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 42 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रणवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो लोग घाट पहुंच चुके थे। अभी भी सुबह की लालिमा चारों तरफ छाई हुई थी। मंदिर में आती घंटियों की आवाज़, आरती का सुर और घाट पर एक तरफ स्नान करते हुए लोग। कुछ लोगों के ओम नमः शिवाय का जाप से वहाँ का माहौल काफ़ी भक्तमय बना हुआ था। माही ने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा दूर ले कर गई, जहाँ सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। फिर माही रणवीर का हाथ छोड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। रणवीर ने उसे पीछे पीछे जाते हुए कहा, माही ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। माही ने पीछे मुड़कर रणवीर की तरफ देखा और कहा, रणवीर, मैं इस जगह को और ये जगह मुझे बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए यहाँ गिरने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कहकर वो नीचे सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और पीछे आ रहे रणवीर को अपने हाथों से अपने पास आने का इशारा किया। रणवीर उसके पास आकर बैठ गया तो माही ने उसे कंधे पर अपना सिर टिका लिया और उगते हुए सूरज को देखने लगी। वहाँ का नज़ारा वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। सामने बहती हुई सिरपा नदी, आसमान में फैली लालिमा और सामने उगता हुआ सूरज वहाँ के माहौल में अलग ही सुकून था। रणवीर को भी ये जगह बहुत ही सुकून पहुंचा रही थी। माही ने ऐसे ही रणवीर के कंधे पर से टिकाए हुए कहा, रणवीर, आपको पता है, जब मैं यहाँ रहती थी तो रोज़ सुबह इस जगह आकर बैठती थी। यहाँ आकर मुझे अपनी माँ के पास होने का एहसास होता था। यहाँ की मंदी मंदी चलती हवाएं में मुझे माँ के आंचल का स्पर्श महसूस होता था। फिर कुछ देर रुककर रणवीर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पहले कभी उज्जैन आए हो? रणवीर के सामने देखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हाँ, दादी और माँ यहाँ आ चुकी हैं। फिर माही की तरफ देखते हुए, वैसे मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग ही सुकून है यहाँ की हवा में, यहाँ के लोग जिनके दिलों में कितना प्यार भरा हुआ है, एक अपनापन जिससे मिलकर लगता ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिले हैं। माही रणवीर की बातें सुनते हुए सामने उगते सूरज को देख रही थी। सूरज की लालिमा माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी निखार रहा था। माही के होठों की मंद मंद मुस्कान से रणवीर जैसे खो सा गया था। रणवीर का दिल कर रहा था, माही, तुम्हारी परवरिश ऐसी जगह हुई है जहाँ के कण कण में पवित्रता बसी है। शायद इसीलिए तुम इतनी इनोसेंट और प्योर हो। किसी तरह का छल कपट तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारी इसी बात ने तो मुझे जैसे इंसान को प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तभी उसका ध्यान माही की बात से टूटा। माही मुंह बनाते हुए बोली, अब चलो, मुझे कुछ खाना है, मेरा पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। रणवीर खड़ा होता हुआ बोला, चलो, तुम्हारे पेट में दौड़ रही चूहों का भी इलाज करते हैं। और कुछ देर बाद दोनों ने ही एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और घर के लिए निकल गई। रणवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माही उसे अपने बचपन की ढेर सारी बातें कर रही थी। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, रणवीर, वो सामने जो बाग देख रहे हो, वहाँ गाड़ी रोको। रणवीर ने गाड़ी को साइड किया और फिर माही से पूछा, वहाँ क्या है जो तुमने गाड़ी रोकने वहाँ क्या है जो तुमने गाड़ी रोकने के लिए कहा? माही ने जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन किया और वहाँ निकलते हुए कहा, वहाँ अमरूद का बाग है, जहाँ से मैंने ढेरों अमरूद तोड़कर खाए हैं, वो भी चोरी चोरी। इससे पहले कि रणवीर कुछ कहता, माही भागते हुए वहाँ पहुँच गई। रणवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर से कहा, माही, अमरूद चुराने की क्या जरूरत है? खरीद कर भी तो खा सकते हैं ना। माही ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे, जो मजा अमरूद चुराकर खाने में है वो खरीद कर खाने में कहाँ? कहकर उसने रणवीर को वहीं रुकने का इशारा करते हुए कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आई। कहकर उसने अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। रणवीर हैरानी से उसकी हरकत देख रहा था। हालांकि गेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर इतना छोटा भी नहीं था। माही के जाते ही रणवीर भी गेट फांद कर अंदर चला गया। अंदर कुछ बच्चे भी मौजूद थे, जिसके हाथों में गुलेल थी। माही जिस तरह उसे बात कर रही थी, रणवीर समझ गया कि ये सब माही का वानर सेना है। रणवीर के आते ही सब बच्चों ने उसे घूर लिया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले, वाह माही दी, जीजाजी तो एकदम हीरो की तरह हैं। जीजाजी भी यहाँ अमरूद चुराने आए हैं क्या? एक छोटी सी लड़की ने कहा। रणवीर ने माही को घूरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दीदी को ले जाने आया हूँ। माही ने अपने हाथ में गुलेल पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो मैंने एक भी अमरूद नहीं तोड़ा। हाँ जीजाजी, दीदी का निशाना बहुत ही अच्छा है। दीदी ही हमेशा के लिए काफ़ी सारे अमरूद तोड़कर देती थी, एक और छोटे लड़के ने कहा। फिर रणवीर ने सभी को देखते हुए कहा, अगर इस बाग का मालिक आ गया तो? उस छोटे लड़के ने कहा, तो हम सब भाग जाएंगे, पर साथ में ढेर सारे अमरूद लेकर ही जाएंगे। माही ने अब सभी को शांत रहने करते हुए कहा, अब सब चुप हो जाओ और अमरूद तोड़ने पर ध्यान दो, वरना काका आते ही होंगे डंडा लेकर। इसके बाद माही ने पेट पर लटके अमरूद पर एक के बाद एक निशाना लगाया। उसका हर निशाना काफ़ी सटीक था। रणवीर तो हैरानी से कभी गिरते हुए अमरूद को देखता तो कभी निशाना लगाती माही को। बच्चे खुश होकर नीचे गिर रहे अमरूद को उठा रहे थे। माही ने कुछ ही देर में ढेर सारे अमरूद तोड़ लिए। तभी एक बच्चा रणवीर से बोला, जीजाजी, आप भी तो तोड़िए ना हमारे लिए अमरूद। माही ने रणवीर के गुलेल पकड़ाते हुए कहा, हाँ ये लो गुलेल और लगाओ निशाना। रणवीर ने आज तक गन तो खूब चलाई थी, लेकिन गुलेल, अब वो अजीब नज़रों से गुलेल को देख रहा था। माही ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, लगाओ ना निशाना। अब रणवीर ने गुलेल वापस माही के हाथों में रखते हुए कहा, मुझसे ये चलाना नहीं आता। अब सब बच्चे रणवीर को ऐसे देख रहे थे जैसे गुलेल चलाना ना सीखकर उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। रणवीर ने जब उस बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो कहा, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो अपने अपने अमरूद उठाओ और चलते बनो। रणवीर ने मन ही मन सोचा, गुलेल सीखने की जरूरत ही क्या है? मैं अपने दुश्मन को गन से ही मारूंगा या गुलेल से? सभी बच्चों ने अमरूद उठाए और जाते हुए बोले, दीदी, जीजाजी को भी गुलेल चलाने की ट्रेनिंग दे दो। कहकर वो वहाँ से भाग गए। वैसे अंडरवर्ल्ड किंग अपने दुश्मनों को गन की बजाय गुलेल से मारते हुए कैसे लगेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। माही ने उन्हें अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, सिखा दूंगी, अब तुम सब ध्यान से जाना। फिर माही ने रणवीर को देखा और जल्दी से अपनी अमरूद उठा ली। रणवीर ने उसे देखकर कहा, तुम्हें ये टैलेंट भी है, आज तक पता चला ही नहीं। माही ने अपने दुपट्टे में ढेर सारे अमरूद भर लिए। रणवीर ने रुमाल से उसके चेहरे पर लगी मिट्टी और पसीने को साफ किया और उसके बालों को बिखरी हुई लटों को अपने अंगुली से
उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अब घर चले, शाम तक हमें इंदौर के लिए भी निकलना है। माही ने हाँ में सिर हिलाया और पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ने लगी। रणवीर ने उसकी बाहें को पकड़ करते हुए कहा, वहाँ से नहीं, मेन गेट से चलो। कहते हुए वो उसे मेन गेट की तरफ ले जाने लगा। अरे वहाँ काका होंगे, वो हमें डांटेंगे ना। माही ने कहा, कोई नहीं डांटेगा, मैं हूं ना। रणवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। बाग का माली वहीं गेट के पास बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने रणवीर और माही को देखा तो खड़ा होकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों अंदर कैसे आई? रणवीर ने उसकी तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा, हमें तुम्हारे बाग से कुछ अमरूद चुराए थे, इसीलिए हम पीछे के गेट को फांद कर अंदर आ गए। अब ये पैसे रखो और गेट खोलो। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। बाग का मालिक कभी हाथ में रखे ढेर सारे पैसों को देखता तो कभी रणवीर को, फिर उसने चुपचाप गेट खोल दिया। रणवीर माही को लेकर बाहर चला गया। बाग के माली ने रुपए देकर कहा, जब अमरूद चुराने ही थे तो इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? चलो कोई नहीं, मेरी तो काफ़ी सारी फायदा हो गया। कुछ देर रणवीर और माही घर आ गए। लंच उन्होंने कनिका के घर ही कर लिया था, क्योंकि जब दोनों रास्ते में थे तभी कनिका ने फ़ोन करके उन्हें अपने घर लंच करने के लिए कह दिया था। आज भी जयंत भूल से भी रणवीर के सामने नहीं आया था। घर आकर माही सोफे पर बैठ गई और रणवीर भी अपना सिर माही की गोद में रखकर लेट गया था। माही धीरे धीरे रणवीर के बालों को सहला रही थी। रणवीर ने कुछ सोचकर कहा, माही, इस घर में तुम्हारा रूम कौन सा है? तुमने दिखाया ही नहीं। दरअसल अभी माही और रणवीर जिस रूम में रह रहे थे वो एक गेस्ट रूम था। माही का रूम दूसरे फ्लोर पर बना हुआ था। माही ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपना रूम तो दिखाया ही नहीं। चलो आज मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। माही की बात सुनकर रणवीर खड़ा हो गया और माही भी खड़े होकर उसका साथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गई, जो दूसरे फ्लोर पर बना हुआ था। माही ने अपने रूम का डोर ओपन किया और रणवीर के अंदर आने का इशारा किया। रणवीर ने देखा माही का रूम न ज़्यादा बड़ा था और न ही ज़्यादा छोटा, पर था बहुत ही प्यारा। रूम के सामने ही बड़ी सी बालकनी बनी हुई थी, जहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए थे, जो अब पानी न मिलने के कारण सूख चुके थे। रणवीर ने बेड पर बैठते हुए कहा, नाइस। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक फोटो पर गई, जिसमें माही ने लहंगा पहना हुआ था। फोटो से स्कूल के एनुअल फंक्शन की थी, जिसमें माही ने पार्टिसिपेट किया था। रणवीर ने उस फोटो को हाथ में लिया और उसे देख रणवीर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। माही इस फोटो में लग ही इतनी प्यारी रही थी। फिर उसकी नज़र एक और फोटो पर गई। माही की माँ की थी वो, और ये माही ने ही उसे बताया था। रणवीर उस फोटो को देखकर बोला, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो माही। माही ने खुश होते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, फिर तो मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही होनी चाहिए, एकदम क्यूट। कहते हुए रणवीर ने उसके गालों को पिंच किया। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर बेटा हुआ तो? रणवीर ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, फिर तो वो मेरे जैसा होगा, टोटली हैंडसम, जिसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहेगी। माही ने अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहा, तुम तो मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दोगे, दिख रहा है मुझे। खबरदार जो मेरे मासूम से बेटे को ये सब सिखाया तो। लड़कियों की लाइन? रणवीर ने हंसते हुए कहा, देख लेना, वो तो मेरे जैसे ही होगा। माही चिढ़ते हुए रणवीर के सीने पर मारते हुए बोली, मेरी बेटा मेरी तरह होगा, तुम्हारी तरह नहीं, वरना वो मुझे परेशान कर देगा। दादी ने बताया था कि तुम बचपन में बहुत शैतान थे। रणवीर ने माही को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके नेक पर किस करते हुए कहा, अगर हमारा बेटा तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा, ठीक है? माही ने गुस्से में रणवीर को घूरकर कहा, तुम मेरे बेटे को हाथ तो लगाकर दिखाओ, आए बड़े मेरे मासूम से बच्चे की पिटाई करने वाले। रणवीर ने आंखें छोटी करके माही को देखा और कहा, अभी तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं और तुम अभी से उसकी फेवर लेने लगी। फिर एक शरारती स्माइल के साथ कहा, चलो पहले बेबी प्लान करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि वो किस पर जाता है, पर इसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी होगी ना। कहकर उसने माही को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाने लगा। माही उसके इरादे समझ गई और उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। रणवीर, छोड़ो मुझे, और मैं तो अभी खुद छोटी हूँ, अभी से बेबी कैसे कर सकती हूँ? माही ने कसमसाते हुए कहा। रणवीर ने माही के बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माही बेड की दूसरी तरफ से उतर गई और उसकी तरफ अपनी अंगुली पॉइंट करते हुए बोली, तुम कितने बड़े वाले चालाक हो ना, मुझे अपनी बातों में फंसा रहे थे, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कहते हुए माही वहाँ से भागने लगी। रणवीर जैसे ही उसकी तरफ आया, माही वहाँ से बैठ के दूसरी ओर भाग गई और हंसते हुए बोली, मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। पर रणवीर भी कम फुर्तीला नहीं था। उसने फुर्ती से माही को कमर से पकड़कर उठा लिया और बेड पर गिरा दिया और माही को पलटकर अपने नीचे कर लिया। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? नो बेबी, इतना भी आसान नहीं है। कहकर जैसे ही वो माही के नरम होठों को अपने होठों से छूने वाला था, तभी डोर की बेल की आवाज़ आई। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, अरे यार, अब कौन आ गया? माही को रणवीर का चेहरा देखकर हंसी आ गई। वो बड़ी मासूमियत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, होगा कोई मुझे तुमसे बचाने वाला। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये कहानी? आई होप बढ़िया लग रही होगी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें तो मैं घर जाकर देखता हूँ, पर अभी के लिए कहकर उसने माही की फोटो पर एक लाइट किस किया और बेड से उठ गया। रणवीर माही के रूम से बाहर निकला और नीचे आकर उसने मेन डोर ओपन किया। पीछे माही भी आ गई थी। गेट पर कनिका, दादी और राशि खड़ी हुई थी। राशि ने आकर माही के गले लगा लिया। माही ने सभी को अंदर आने का लिए कहा तो सभी आकर अंदर सोफे पर बैठ गए। दादी ने कनिका को कुछ इशारा किया तो कनिका ने अपने साथ लाए सामान में के बैग माही को देते हुए कहा, लाडो, ये कुछ गिफ्ट हैं हमारी तरफ से तुम्हारे और नंदोई जी के लिए। माही ने रणवीर की तरफ देखा और फिर कनिका से कहा, भाभी, इनकी क्या जरूरत थी? आप सबसे मिलना हो गया, वही हमारे लिए काफ़ी है। दादी ने कहा, क्यों? तुम शादी के बाद पहली बार आई हो तो तुम्हारा हक है, इन्हें हम सबका आशीर्वाद समझकर रख लो। फिर दादी ने माही के सर पर हाथ फेरकर कहा, अब अगली बार जल्दी आना, और तब तक तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी होना चाहिए। दादी की बात सुनकर रणवीर ने कहा, जी दादी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रणवीर की बात सुनकर जहां कनिका के सिर नीचे किए अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी, वहीं माही ने रणवीर को घूर कर देखा तो रणवीर ने जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैं माही को जल्दी ही आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा।
राशि ने कहा। माही फोन पर बात करते रहना। राशि की बात सुनकर माही ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कुछ देर तक सभी लोग बैठे आपस में बातें करते रहे। फिर कनिका और राशि दादी को लेकर वहां से चली गई। रणवीर और माही भी शाम होते होते इंदौर के लिए निकल गए। इंदौर प्रिया के घर वेदांत सोफे पर बैठा हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा था, पर उसकी नज़र लगातार सामने बैठी हुई प्रिया पर जमी हुई थी, जिसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था जैसे उसी के लिए यहाँ बैठना कोई सजा हो। अगर उसकी मम्मी इस वक्त यहाँ ना होती तो प्रिया अब तक भर भर कर गाली वेदांत को दे चुकी होती। प्रिया की मम्मी वेदांत के सामने बिस्किट की प्लेट करते हुए बोली, बेटा तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। वेदांत ने बड़ी शरीफ बनते हुए कहा, अरे आंटी मैं ले लूँगा, आपसे कैसी शर्म, आप तो मुझे अपनी सी लगती हैं। प्रिया वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी और मन ही मन सोच रही थी, कितना मस्का लगा रहा है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा। फिर मम्मी की तरफ देखकर मन ही मन बोली, पहले मम्मी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर इनके सामने मेरा जरा सा भी इस साइको को कुछ कहा तो यह मुझे अच्छे से धो डालेगी। प्रिया ने मम्मी के सामने फेक स्माइल के साथ कहा, मम्मी आप अपने इस स्पेशल गेस्ट को अपने हाथ से थेपले नहीं खिलाओगी जो आपने आज ही बनाए थे। प्रिया की बात सुनकर उसकी मम्मी कुछ याद करते हुए बोली, अरे हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में की तरफ बढ़ गई। मम्मी का जाना हुआ और प्रिया जल्दी से वेदांत के पास आकर उसे अपनी अंगुली पॉइंट करते हुए बोली, सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्यों आए हो यहाँ, जल्दी बताओ वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस आएगी। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरा, फिर चाय की सिप लेते हुए बोला, तुम्हें दौरे तो नहीं पड़ते हैं ना, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी कुछ ऐसी ही हैं। प्रिया ने गुस्से से उसको घूरा और उसका कॉलर पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसके कान में आवाज़ आई, क्या कर रही हो ये। प्रिया का हाथ वहीं हवा में ही रुक गया। तभी वो मच्छर मारने की एक्टिंग करने लगी। प्रिया की मम्मी और वेदांत दोनों ही उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी अजीब ही प्राणी को देख रहे हो। प्रिया ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी वो मच्छर बहुत हो गए हैं ना, बस वही मार रही थी, वरना आपके चाहते मेहमान को काट लिया तो बेचारा डेंगू या मलेरिया से मर ही ना जाए कहीं। उसकी बात सुनकर वेदांत को खांसी आ गई और खांसते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की हमेशा मुझे मारने पर ही क्यों तुली रहती है। फिर प्रिया मुंह बनाते हुए सोफे पर बैठ गई। वेदांत को घूरते हुए मन ही मन बोली, क्या जरूरत थी मम्मी को इतनी जल्दी आने की, अभी मैं इसे मार मार कर पता कर लेती कि इसके खुरापाती दिमाग में चल क्या रहा है और ये यहाँ क्यों आया है। वेदांत ने प्रिया को डेविल स्माइल देते हुए बिस्किट उठाया और खाते हुए मन ही मन बोला, अभी पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, मेरी जंगली बिल्ली। फिर वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे आंटी आप बहुत ही स्वीट हैं। प्रिया की मम्मी खुश होते हुए बोली, थैंक यू बेटा, वैसे सभी यही कहते हैं। प्रिया आंखें बड़ी किए हुए अपनी मम्मी को देखने लगी, ये मम्मी भी ना जरा सी तारीफ कर दो बहती ही जाती है। वेदांत ने फिर कहा, वैसे आपकी बेटी आप पर ही गई है। प्रिया की मम्मी ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है, इसीलिए तो उसकी काफ़ी अच्छे घर में शादी हुई है। और ये मेरी ये बेटी, बोलती हुई प्रिया को ऐसे देखा जैसे वो चलती फिरती मुसीबत हो, पता नहीं किस पर गई है, एक भी आदत मुझ पर नहीं गई, जहाँ से गुजर जाए तबाही मचा देती है, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं गई। प्रिया मुंह फाड़े अपनी माँ को देख रही थी। वहीं वेदांत को बड़ा मजा आ रहा था प्रिया की शक्ल देखकर। फिर उसकी माँ ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, बस इसके लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता ही दूर हो जाएगी। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और बड़े ही इनोसेंट तरीके से उसकी मम्मी से कहा, मेरी माँ को भी मेरी शादी की बड़ी चिंता रहती है। जहाँ वेदांत की बात सुनकर प्रिया की मम्मी के चेहरे पर एक उम्मीद से भरी मुस्कान आ गई, वहीं प्रिया के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। प्रिया की मम्मी ने थोड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा, बेटा वैसे आप क्या करते हो, क्या क्यों ना आप एक बार अपने पेरेंट्स को भी घर लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्रिया आंखें बड़ी किए हुए कभी वेदांत को देखती तो कभी अपनी मम्मी को देखने लगी। ये चल रहा है यहाँ पर, प्रिया जल्दी कुछ कर वरना मम्मी अभी इसी वक्त तेरा गठबंधन इसके साइको के साथ करके तुझे इस घर से रफा दफा कर देगी। मम्मी, प्रिया एकदम से चिल्लाते हुए खड़ी हुई। प्रिया, मम्मी और वेदांत दोनों ही उसकी आवाज़ से चौंक गए। मम्मी कर क्या रही हो आप, और कौन सी तबाही मचाती हूँ मैं, बहुत सारी बेटी मिल गई है ना, इसीलिए मेरी कदर ही नहीं है आपको। बुराइयां तो ऐसे करती हो जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। अब तो मुझे भी शक होने लगा है। आने दो पापा को, आज ही फैसला करती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ कि नहीं। कहीं मंदिर की सीढ़ियों से तो नहीं उठा लाई मुझे, और क्यों मिलना है आपको वेदांत के पेरेंट्स से। देखो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसे यहीं ब्रेक लगा दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे। कहते हुए उसने एक वार्निंग वाली नज़र वेदांत पर डाली और मेन गेट की तरफ जाने लगी। उसकी मम्मी ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अब कहाँ जा रही हो। प्रिया ने बिना पीछे मुड़े हुए ही कहा, जा रही हूँ अपने असली माँ बाप को ढूंढने। कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसका सिर दरवाजे से टकरा गया। ओए मम्मी, मर गई। प्रिया सर टकराते ही जहाँ वेदांत ने कसकर अपनी आंखें मींच ली, वहीं प्रिया की मम्मी ने अपना सर ही पीट लिया। प्रिया अपना सर सहलाते हुए बोली, किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, कहकर वो बाहर निकल गई। वेदांत ने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूँ कहीं फिर खुद को तोड़ फोड़ ना ले। हाँ बेटा जल्दी जाओ, इस लड़की को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, प्रिया की मम्मी ने कहा। वेदांत जल्दी से घर के बाहर निकला। प्रिया की मम्मी खुद से ही बोली, ये आजकल इसे हो क्या जाता है, अजीब ही व्यवहार करने लगी है। प्रिया गुस्से में बाहर निकली तो उसे सामने ही वेदांत की गाड़ी खड़ी हुई दिखी। उसने गुस्से में एक किक उसकी गाड़ी के टायर पर मारा, पर गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा उसका पैर टूट गया। वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, ओए मम्मी फिर लग गई। तभी उसके सामने उसे किसी के जूते नजर आए तो उसने अपने आंसू भरी आंखों से उठाकर ऊपर देखा, जहां वेदांत अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। प्रिया ने रोते हुए कहा, आ गए मेरी तबाही का नजारा देखने, खुश हो। अब तो तुम बहुत खुश होगे ना। वेदांत ने उसे झुककर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, टूटी फूटी हालत में भी डायलॉग मारना नहीं भूलती ना। प्रिया ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ो मुझे। वेदांत ने एक नज़र उसे घूरकर देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सिर तो पहले ही फूट चुका है, पैर तुमने अभी तुड़वाया है, साथ में कमर भी अब टूट जाएगी, नीचे गिरने से बोलो छोड़ दूँ।
वेदांत की धमकी सुनकर प्रिया ने कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली, नहीं मुझे मत गिराना, पहले ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिया की हरकत से वेदांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी गाड़ी की सीट पर बैठाया और खुद ड्राइव सीट पर आकर बैठ गया। प्रिया ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेदांत ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, डॉक्टर के पास, और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। प्रिया अपना सिर झुकाकर अभी भी सुबक रही थी क्योंकि उसे अपने पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। जोश जोश में उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से टायर पर किक किया था। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, तुमने क्यों टायर में ही नजर आ रहा था जो इतनी जोर से किक किया? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तभी तो इतनी जोर से मारा था मैंने, पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही लग जाएगी। वेदांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्रेजी गर्ल। कुछ देर में उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। वेदांत ने गाड़ी से बाहर आया और प्रिया को साइड वाले डोर ओपन करके उसे अपनी गोद में लिया और डोर बंद करके आगे बढ़ गया। डॉक्टर ने अच्छे से प्रिया के पैर की एग्जामिन किया और कहा, इसके पैर में किसी तरह का फ्रैक्चर तो नहीं है, पर मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ ताकि पैर में स्वेलिंग जल्द ठीक हो जाए, और एक इंजेक्शन भी इन्हें लगा देते हैं। इंजेक्शन का नाम सुनकर तो प्रिया की सिटी पुटी गुम हो गई। प्रिया ने वेदांत की शर्ट खींचते हुए उसे पूछा, क्या इन्हें अभी इंजेक्शन बोला? प्रिया के चेहरे से वेदांत समझ गया कि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। उसे रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ तो छोटा सा ही इंजेक्शन ही तो है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वहीं प्रिया की नजरें सामने डॉक्टर पर थी। इंजेक्शन में दवा भर रहा था तो दवा भरकर जैसे ही प्रिया के पास आने लगा, प्रिया ने कसकर वेदांत को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, दूर करो इसे मुझे से। डॉक्टर ने अजीब नजरों से प्रिया को देखा और मन ही मन हो जाओ, इतनी जोर से तो बच्चे भी नहीं रोते जैसे ये मैडम रो रही है। वेदांत ने प्रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने का इशारा किया। डॉक्टर ने हामी से हिलाया और प्रिया की बाहों में आराम से इंजेक्शन लगा दिया। प्रिया ऐसे ही आंखें बंद किए हुए बोली, लग गया क्या? वेदांत ने डॉक्टर को जाने का इशारा किया और प्रिया से कहा, नहीं अभी नहीं लगा। वेदांत अभी प्रिया को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो प्रिया को हक किए हुए बैठा रहा। धीरे धीरे वो प्रिया की नेक पर सिर झुकाकर उसे आने वाली भीनी भीनी महक को अपने अंदर समाने लगा। प्रिया ने फिर पूछा, अब लग गया क्या? वेदांत ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, अभी नहीं, बस कुछ देर और। कहते हुए वो प्रिया की नेक पर किस करने लगा। प्रिया को अब वेदांत की हरकत महसूस हुई तो उसे अपनी आंखें खोली। उसे महसूस किया कि रूम में इस वक्त उसके और वेदांत के अलावा कोई नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वेदांत ने उसे कब से बेवकूफ़ बना रखा था। उसने एक जोर का धक्का वेदांत को दिया जिसे वेदांत 2 कदम पीछे चला गया। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो जो उसे ही गुस्से में घूर रही थी, तो उसे वापस अपने पास आने ही लगा कि प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, झूठे कहीं के मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते हो। वेदांत उसके पास आया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके अपने दोनों हाथों को उसके अगल बगल रख दिए और उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखने लगा जो रो रो कर सूज चुकी थी। रोने से उसकी नाक भी लाल हो गई थी, पर प्रिया इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। वेदांत ने ऐसे ही अपने करीब आने से प्रिया पीछे की तरफ झुकी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेदांत को देखने लगे। वेदांत ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, तुमने खुद मुझे हक किया था ना कि मैंने, और कह रही हो कि फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। अब तुम मेरे इतने करीब होगी तो भला मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा? मैं हूँ तो आखिर एक मर्द ही ना, तो तुम्हारे जिस्म की महक में बह ही जाऊँगा ना। आखिरी लाइन वेदांत ने बहुत ही सैडो टोन में कही थी। इसी के साथ वो प्रिया के चेहरे में के एकदम करीब आ गया था। प्रिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। वेदांत की नज़र तो प्रिया के एकदम चेरी जैसे होठों पर ठहर सी गई थी, जिसे देख उसे एक अलग ही प्यास का एहसास होता था। इससे पहले कि वो उसके होठों को अपने होठों से छू पाता, प्रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, पर वेदांत भी ठरकी जिद्दी। उसने प्रिया के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। प्रिया उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में गिरफ्त में ले लिया और उसके सिर पीछे से अब पकड़ उसे पैसन के साथ किस करने लगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें हम तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।